मुंबई एयरपोर्ट, रात के 9 बजे। एक लड़की जो एयरपोर्ट से निकल रही थी, जिसने क्रॉप टॉप और ब्लू जीन्स पहना था, उसकी बस आंखें ही नजर आ रही थी। फिर भी उनकी खूबसूरती छुपाए नहीं छुप रही थी। उसकी वो हल्की भूरी आंखें किसी को भी उसका दीवाना बना सकती थी। ऊपर से उसके कमर तक लहराते डार्क ब्राउन ब्लैक बाल उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। वो लड़की एक परी की तरह खूबसूरत और एक कोहिनूर की तरह चमक बिखेरती हुई किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। एयरपोर्ट पर आते जाते लोग उसे ही निहारे जा रहे थे, कोई प्यार से, कोई जलन से, तो कोई अपनी गंदी नजर से। ये है हमारी कहानी की नायिका नायरा। आपको आगे बहुत कुछ जानने को मिलेगा इसके बारे में, और आप ही नहीं, हमारे हीरो भी काफी उत्सुक होंगे इन्हें पहचानने में। वहीं दूसरी तरफ एक कार एयरपोर्ट के बाहर रुकती है और पीछे एक बॉडीगार्ड कार का डोर ओपन करता है। उसमें से एक बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का शख्स निकलता है। उसने नेवी ब्लू कलर का अरमानी 3 पीस सूट पहना हुआ था और उसके आसपास बॉडीगार्ड्स उसे कवर करे हुए थे, क्योंकि उसे किसी का इंटरप्ट करना पसंद नहीं था। जैसे ही वो एयरपोर्ट के अंदर एंटर करता है, तभी नायरा भी बाहर निकलती है और उसका ब्रेसलेट उस शख्स की घड़ी में अटक जाता है। जैसे ही वो आगे जाती है, उसका ब्रेसलेट टूट जाता है। उसका एक हिस्सा नायरा के हाथ में रहता है और दूसरा उस शख्स के हाथ में, और बिना कुछ देखे एयरपोर्ट से चली जाती है। ये शख्स और कोई नहीं, हमारी कहानी के नायक कुणाल कपूर है। 6 फुट 3 इंच हाइट, बेहद ही सुंदर गहरी काली आंखें जिनमें किसी का भी डूबने का मन कर जाए। गेहुआ रंग और उनकी सबसे अलग रहने वाली पर्सनैलिटी उसे और भी ज्यादा खास बनाती है। स्वभाव से शांत, लेकिन गुस्सा एक तूफान की तरह है। जब बात अपनों पर आती है, तभी ये तूफान आता है। जेल से सेट किए हुए बाल, 8 पैक एब्स वाली बॉडी उसे किसी हीरो से भी ज्यादा हैंडसम बनाती है। उसके नैन नक्श किसी राजा से भी ज्यादा मोहन है। कुणाल जब अपना हाथ देखता है तो उसे अपनी घड़ी में एक दिल, चांद, तारों वाला हीरे और जेड का ब्रेसलेट दिखता है। कुणाल ब्रेसलेट को निकालते हुए, ये किसका होगा? फिर वो अपने आसपास देखता है, उसे एक लड़की दिखती है जो टैक्सी में बैठ रही होती है। तभी वह समझ जाता है, जब वो उससे कराई थी तभी उसने खींचकर निकाला होगा। ब्रेसलेट को अपने पास रख लेता है और सोचता है, जब मिलेगी तो दे देना, क्योंकि उसे पता था कि ये ब्रेसलेट काफी महंगा है, इसमें जेड और डायमंड है। उसकी कीमत करीब 10 लाख होगी और जो उसके हाथ में है उसकी 5 लाख, क्योंकि वो जहां से जॉइंट था उधर से निकलकर आधा हिस्सा उसके पास गया है। अजय, कुणाल का असिस्टेंट, वो तब से अपने बॉस की हरकत नोटिस कर रहा है जब से वो उस लड़की से टकराया है। उसे तो लगा लड़की जानबूझकर टकराई होगी, क्योंकि ये पहली बार नहीं था कि लंडकिया उसके बॉस पर ऐसा चांस मारे, लेकिन आज तो सच में एक लड़की कामयाब भी हो गई। लेकिन उसने एक नजर बॉस को देखा भी नहीं। स्ट्रेंजर, उसने जो देखा उसे तो सदमा ही लग गया। उसने देखा कि उसके बॉस के हाथ में एक सुंदर ब्रेसलेट है और जिसे वो संभाल कर अपने पॉकेट में रख लेते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि वह जो देख रहा है सच है या उसका वहम। अजय अपनी आंखें बंद करके फिर खोलता है। बार बार ऐसा ही करता है। जब उसे सब सही लगता है तब वो अपना दिमाग और नहीं दौड़ता। कुणाल अजय से कहता है, उस लड़की का पता करो और उसे इन्फॉर्म कर देना उसके ब्रेसलेट के बारे में। चलो, अब हमें लेट हो रहा है, लेट्स गो। तभी कोई पीछे से उसे आवाज देता है। कुणाल पीछे देखता है, उसे एक लड़की दिखती है जो उसकी तरफ आ रही होती है। ये कुणाल की मॉम की बेस्ट फ्रेंड की बेटी टीना है। उसे देखकर कुणाल चीख जाता है, क्योंकि उसे चिपकू लंडकिया बिल्कुल पसंद नहीं है। टीना कुणाल के पास आकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही कुणाल अपने असिस्टेंट को इशारा कर देता है और उसे टीना को भगाने के लिए कहता है। अजय, मिस टीना, बॉस को काम है, उन्हें अर्जेंट निकलना है। कल बहुत जरूरी मीटिंग है। सो सॉरी, वो आपसे मिल नहीं सकते। इतना बोलकर अजय गायब हो जाता है, जैसे उसके पीछे भूत पड़ गया हो। और हो भी क्यों ना, ये टीना सच में भूत ही है, साए की तरह बॉस के ऊपर मंडराती रहती है। अरे नहीं, भूत नहीं, चुड़ैल की तरह आगे पीछे मंडराती है और हंसने लगता है। तो वही टीना अपने दांत पीसते हुए, तुम्हें तो मैं देख लूंगा, बस एक बार में कुणाल को अपना बना लूं, फिर देखना तुम्हारी क्या हालत करती हूँ मैं। यू जस्ट वेट एंड वॉच। और एक शातिर स्माइल देकर चली जाती है। उधर नायरा ड्राइवर को होटल चलने के लिए कहती है और टैक्सी गैलेक्सी होटल के सामने रुकती है। ये होटल कपूर कॉर्पोरेशन के अंडर ही आता है। ये मुंबई का बेस्ट होटल है, इसलिए ड्राइवर नायरा के कहने पर उसे सबसे अच्छे होटल लेकर आया। नायरा बाहर निकलकर टैक्सी वाले को पैसे देती है और होटल में चेक इन करती है। रूम की चाबी लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है।
रूम में आकर अपना लगेज साइड में रखती है और कपड़े लेकर चेंज करती है। उसके बाद रूम में खाना ऑर्डर करती है। 5 मिनट के अंदर उसके रूम का डोर नॉक होता है और वो खोलकर अपना खाना लेती है। अभी उसने क्यूट सी टी शर्ट के साथ शॉर्ट्स पहन रखे थे। वो बहुत सुंदर लग रही थी और क्यूट अपने कपड़े और हेयर स्टाइल से, लेकिन उसके चेहरे पर बस एक ही एक्सप्रेशन होता है। नायरा खाना खाकर सो जाती है क्योंकि कल से वो अपनी लाइफ का पहला स्टेप लेगी अपने पापा को ढूंढने का। नायरा सुबह 7 बजे उठ जाती है और टैक्सी रोककर ड्राइवर को आश्रम का पता बताती है और खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगती है। वो जानती थी कि उसे अभी बहुत कुछ करना है। नायरा अपने मन में, मॉम मैं हार नहीं मानूंगी, पापा को दुखा, हम दोनों सारे राज पता कर लेंगे और मैं जानती हूँ आप जहाँ भी है ठीक होगी क्योंकि आप मेरी प्रेरणा है। मुझे पूरा यकीन है जो आपने मुझसे प्रॉमिस किया था आप निभाएगी। तभी ड्राइवर की आवाज से नायरा का ध्यान टूटता है। ड्राइवर, मेम आश्रम आ गया। नायरा पैसे देती है और बाहर निकल कर देखती है। आश्रम शहर से दूर शांत जगह पर बना हुआ था। वहां की हवा बहुत शुद्ध और जीवन से भरी लग रही थी उसे। बहुत दिनों बाद उसे सुकून मिला था। नायरा आंखें बंद करके खुद से कहती है, मॉम आखिर में आपकी एक कड़ी तक पहुंच ही गई। और फिर अंदर जाने लगती है। अंदर जाते हुए नायरा देखती है कि एक पुराने तरीके से 3 मंजिला इमारत बनी हुई है जिस पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था गुरुकुल और चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हैं। वो देखती है यहाँ और 2 बिल्डिंग है जिसमें महंत जी का आश्रम लिखा है और एक कोने पर अनाथ आश्रम है जो सिर्फ उसका पीछे का पोर्शन है। वो सब देख रही थी कि एक कर्मचारी आकर पूछता है आपको किससे मिलना है। किसी के सवाल से वो उसे देखते हुए जवाब देती है कि वो गुरुजी से मिलने आई है। कर्मचारी नायरा को गौर से देखते हुए, चलिए मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ। नायरा, हाँ, मैं जवाब देती है। वो दोनों एक ऑफिस के बाहर रुकते हैं। कर्मचारी उसे कहता है कि यही है गुरुजी का ऑफिस। नायरा अपना सर हिलाकर धन्यवाद करती है और आगे बढ़ जाती है। जैसे ही डोर नॉक करती है उसे अंदर से एक सख्त आवाज आती है, अंदर आ जाओ। नायरा ऑफिस के अंदर जाते हुए देखती है कि एक 45 साल का आदमी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा है। वो अपनी एज से 10 साल कम का लग रहा था। क्योंकि नायरा अपना होमवर्क अच्छे से करके आई थी, वो देखकर ही समझ गई कि ये उसकी मॉम के बचपन के दोस्त है। गुरुजी ऊपर देखते हैं तो उनकी आंखें एक अनजान लड़की की आंखों से मिलती है। उन्हें अचानक तारिणी की याद आ जाती है और वह कुछ सोचने लगते हैं। गुरुजी और कोई नहीं बल्कि ये तो तारिणी यानी कि नायरा की मॉम के सबसे खास दोस्त और सच्चे प्रेमी, लेकिन प्यार से ज्यादा इन्हें अपनी बचपन की दोस्ती प्यारी थी और हमेशा रहेगी। गुरुजी का नाम डॉक्टर रंजीत शुक्ला है। ये बहुत चैरिटी के काम करते हैं और इनका मेडिकल लाइन में काफी नाम है। आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट जिनसे इलाज कराना बहुत मुश्किल है। और इनकी खुद की कपूरस के साथ हॉस्पिटल चेन है जिसे ये और इनका अडॉप्टेड बेटा साथ में संभालते हैं। और वो अपने पापा का आश्रम का ध्यान रखते हैं और अनाथ बच्चों को मेडिकल और लाइफ की नॉलेज देते हैं। आप सोच रहे होंगे डॉक्टर क्यों, तो वो इसलिए क्योंकि ये किसी और से कभी प्यार नहीं कर पाए, तो इन्होंने कभी शादी ना करने का फैसला किया और इनके पिताजी यानी महंत जी ने भी उन्हें कभी मजबूर नहीं किया। रंजीत जी, आखिर तुम आ ही गई, कितना इंतजार कराया। नायरा, मुझे तो आना ही था गुरुजी, अब समय आ गया है मेरा दुनिया के सामने आने का, अपनी पहचान बनाने का। गुरुजी, बहुत अच्छे बेटी, तुम सच में अपनी माँ पर गई हो, बस चेहरा पापा पर गया है। वही आंखें, वही तेज जिसे सहन कर पाना आसान नहीं होगा। माँ ने मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस उन्होंने कहा है कि मुझे आपसे बाकी शिक्षा लेनी है जो उन्हें नहीं आता था और चीजों की कमी की वजह से वो मुझे सिखा नहीं सकी। गुरुजी, हम तो अब तुम्हें मेरी शिष्या बनना है तो फिर तुम्हें खुद को साबित करना होगा सभी लोगों के सामने, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम किसकी बेटी हो, लेकिन दूसरे सवाल उठाएंगे। नायरा, मैं समझती हूँ गुरुजी और मैं पहले से इसके लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छे नायरा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतनी गूढ़ी और कर्तव्यनिष्ठ वाली शिष्या मिलेगी। तो अब ध्यान से सुनो, ये प्रतियोगिता नेशनल लेवल पर होगी 1 महीने बाद। तुम तब तक तैयारी कर लो और बाकी की जानकारी तुम्हें इंटरनेट से मिल जाएगी। नायरा बेटा, इससे तुम्हें तुम्हारी खुद की टेक्निकल कंपनी ओपन करने का मौका मिलेगा, जैसा कि तुम्हारी माँ का सपना है कि तुम खुद अपने दम पर सब हासिल करो और फिर अपना हक जताओ जिस पर तुम्हारा अधिकार है। मैं समझ गई गुरुजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना 100% योगदान दूंगी और जीतूंगी। उद्धरण चिन्ह। गुरुजी, बहुत अच्छे, और एक बात, अपने पापा को कब ढूंढोगी? उनकी बात को सुनकर नायरा बड़े ही विश्वास के साथ कहती है, आप फिक्र मत कीजिए गुरुजी, वो भी मुझे देखते ही पहचान लेंगे।
अच्छा अब मैं चलती हूँ, दोबारा मुलाकात आपकी स्टूडेंट बनने के बाद ही होगी। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। नायरा गुरुजी के पैर छूते हुए कहती है। गुरुजी अपना आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, हमेशा खुश और स्वस्थ रहो, इसी तरह आगे तरक्की करती रहो। नायरा धन्यवाद गुरुजी। फिर वो आश्रम से अपने होटल के लिए निकल जाती है। उसके जाने के बाद गुरुजी यानी रंजीत शुक्ला अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। फ्लैशबैक। रंजीत एक जानी पहचानी आवाज उसे सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो एक पल के लिए वही जम सा जाता है। फिर खुशी से उसकी तरफ भागते हुए कहता है, तारिणी तुम सच में हो, और इमोशनल हो जाता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर तारिणी की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो बोलती है, रंजीत मुझे माफ कर दो, ऐसा बिना बताए सब कुछ छोड़कर चले जाने के लिए मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। आई एम सॉरी। मेरे दोस्त दोनों कान पकड़कर भी बोलती हूँ, ओके अब तो माफ कर दोगे ना। उसकी ऐसी क्यूट हरकतें देख रंजीत को हंसी आने लगती है और हंसते हुए कहता है, तुम सच में मेरी दोस्त तारिणी ही हो ना, या फिर उसकी कोई हमशक्ल। ओके सॉरी सॉरी, अब नहीं हंसूंगा, माफ कर दे अपने इस दोस्त को। और फिर दोनों बहुत हंसते हैं एक दूसरे की शक्ल देखकर और गले लग जाते हैं। फिर वो तारिणी से उसकी लाइफ के बारे में पूछता है। तारिणी उसे सब बता देती है। फ्लैशबैक एंड। नायरा आश्रम से निकलकर होटल अपने रूम में जाकर थोड़ी देर सोने का सोचती है, क्योंकि वो कल ही तो इंडिया आई है और उसने बिल्कुल आराम नहीं किया पूरी रात, तो आश्रम के बारे में जानकारी निकाली, इसलिए उसे जल्दी ही नींद आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ यूएसए में कुणाल मीटिंग के लिए रेडी होता है और अपनी कार में बैठकर ब्लू क्लब जहां मीटिंग रखी है वहां जाने के लिए निकल जाता है। तभी वो अपनी पॉकेट से वही ब्रेसलेट निकालता है जो उसकी घड़ी में अटक गया था। ब्रेसलेट को ध्यान से देखने लगता है, उसमें एक हॉट जो हॉल्फ है और यूनिवर्स के स्टाइल में डिफरेंट डायमंड्स लगे हुए हैं। उसके साथ बीच में शायद उसके नाम का इनिशियल लेटर एन। उसका असिस्टेंट अजय भी अपने बॉस को एक लड़की का ब्रेसलेट देखते हुए बड़े ही गौर से देख रहा था और अचानक बोलता है, बॉस क्या मैडम का नाम एन से होगा, क्या हो सकता है, और सोचने लगता है। उसकी बात सुनकर कुणाल कोल्डली बोलता है, क्या कहा तुमने मैडम। ये सवाल सुनकर अजय सांस लेना भूल जाता है और अपने डर को काबू करके बोलता है, ससी सॉरी बॉस, मुझसे गलती हो गई, मैं उन्हें अब से मिस एन ही कहूंगा। कुणाल अपनी बोहे चाहते हुए, मिस एन बॉस उनका नाम तो पता नहीं, मुझे लगता है एन से होगा, इसलिए मिस एन, और अपनी बत्ती सी दिखा देता है जैसे बहुत बड़ा काम किया हो। कुणाल उसे इग्नोर करके खिड़की खोलकर बाहर के मौसम का मजा लेने लगता है। सूरज की किरणें जब जेड और डायमंड पर पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन कुणाल के चेहरे पर आता है और वो देखता है कि इनकी चमक कितनी सुंदर है, उसकी तो नजरें ही नहीं हटती। इसलिए वो उन्हें अपने हाथ में लेकर खिड़की के पास अपने हाथ पर रखकर देखने लगता है। तभी कार का ब्रेक लगता है और ब्रेसलेट उसके हाथ से रोड पर गिर जाता है। कुणाल ड्राइवर को कार रोकने का बोलकर खुद उतरकर ब्रेसलेट के पास जाने लगता है। अजय भी अपने बॉस का पीछा करता है। उसकी नजर ब्रेसलेट पर जाती है और मन में सोचता है, बॉस भी ना कितना सुनाया मुझे जब मैंने मैडम कहा, लेकिन अब खुद ब्रेसलेट के लिए बाहर निकले और झुककर उड़ा भी लिया, मुझे भी तो कह सकते थे मैं ही ले आता। तभी उनके पीछे से कान फाने वाली आवाज आती है। कुणाल और अजय दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं, उनकी कार ब्लास्ट हो गई थी। अजय दौड़कर कुणाल के पास आकर बोलता है, बॉस आपको क्या लगता है किसका काम हो सकता है जो हमें इतनी बुरी तरह मारना चाहता है? हम पता करो किसने किया है। अजय ओके बॉस, और फिर ब्रेसलेट को प्यार से देखते हुए कहता है, थैंक यू मिस एन, आपने मुझे और मेरे बॉस को बचा लिया। मिस यू आर माय सेवियर। इतना कहते ही उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अजय को इमोशनल होता देख कुणाल अपने सर को जोर से झटकता है, जैसे वो अब और खुद का गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बात तो वो भी मानता है कि अगर आज ये ब्रेसलेट उसके पास नहीं होता और उसके गिरने पर वो कार से नहीं निकलता तो शायद वह भी उस ड्राइवर की तरह मर जाता। कुणाल ब्रेसलेट पॉकेट में रखते हुए, अजय कैब बुक करो, हमारी बहुत जरूरी मीटिंग है। मूव फास्ट। अजय ओके बॉस। वो दोनों 15 मिनट में क्लब के अंदर होते हैं और मीटिंग में पहुंच जाते हैं और अपना प्रपोजल सबके सामने रखता है। कुणाल का बेहतरीन प्रेजेंटेशन सबको स्पीचलेस कर देता है और ये डील उन्हें मिल जाती है। सब उन्हें कांग्रेस करते हैं, लेकिन मेहता इंटरप्राइजेस के सीईओ अरुण मेहता गुस्से में मीटिंग छोड़ देता है। उसे ऐसा जाता देख कुणाल के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है और वो भी अपने असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स के साथ होटल के लिए निकल जाता है। कुणाल कार से अपना सर टिकाते हुए, अजय कल सुबह की फ्लाइट बुक करो, हम कल ही जा रहे हैं। अजय एस बॉस मैं अभी करता हूँ। होटल पहुंचकर कपड़े बदलकर सोने चला जाता है।
आंखें बंद करते ही उसे वो पल याद आ जाता है जब वो उस ब्रेसलेट वाली लड़की से टकराया था। वो नहीं, उनके हाथ टकरा गए थे आपस में, लेकिन वो चांद का टैटू कितना खूबसूरत था, उसकी तो नजर उस टैटू पर ही थी। फिर कुछ सोचकर उस ब्रेसलेट को हाथ में पकड़कर सो जाता है। मुंबई मॉर्निंग 6 am। नायरा की आंख खुलती है और समय देखकर रेडी होने चली जाती है। आज उसका प्लेन नेशनल लाइब्रेरी जाकर किताबें पढ़ना है। उसे याद है कि उसकी मॉम तारिनी ने उसे बताया था कि उसने लाइब्रेरी से ही बहुत सारा ज्ञान और जानकारी ली थी और उसके पापा भी मॉम के लिए काफी बुक्स लाते थे। लाइब्रेरी जाकर उसने बहुत सारी मेडिसिनल बुक्स निकाली और पढ़ने लगी। पूरा दिन बिना कुछ खाए वो बुक्स में ही खोई रही जब लाइब्रेरियन आया कि अब लाइब्रेरी बंद करने का समय हो गया है। तब जाकर उसे होश आया कि वो कब से बुक से पढ़ रही है। फिर लाइब्रेरी से बाहर निकलकर उसे अब भूख लगने लगती है तो वो पास के ही किसी रेस्टोरेंट में खाने का सोचती है। खाना खाने के बाद होटल जाकर सो जाती है। मुंबई एयरपोर्ट रात के 8 बजे। वही कुणाल की फ्लाइट लॉन्ड हो जाती है और ऋषि उसे पिक करने आया हुआ होता है। एयरपोर्ट पर कुणाल को देखते ही उसे हाथ हिलाकर हाय करता है जैसे वो बहुत सालों बाद लौटा हो। कुणाल को अब इसकी आदत हो चुकी थी क्योंकि उसके लिए ये रोज का है, जब भी वो उसे छोड़कर जाता है ऋषि का हमेशा यही रिएक्शन होता है। ऋषि, कुणाल मेरे भाई, मैंने तुझे बहुत मिस किया, अब मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज, और रोने का नाटक करने लगता है। कुणाल, अब अपनी नौटंकी बंद कर और चल, मैं थक गया हूँ। अच्छा ओके मेरे भाई, कहाँ जाना है बोल, विला चले। कुणाल, नहीं यार वहाँ नहीं, मॉम आई हुई है टीना के साथ, मैंने उन्हें कहा है कि परसों कल आऊंगा, इसलिए तू अपने होटल ले चल। जो हुकुम मेरे मुने। कुणाल चिढ़ते हुए, क्या बोला तू, देख मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ, तू चल रहा है या फिर मैं अकेला ही जाऊं। ऋषि, अरे मैं भी हूँ। तू इतने जल्दी क्यों आया, एक दिन रास्ट करके आता ना। तभी अजय बोलता है बॉस को मिसन से मिलना था इसलिए जल्दी आ गए। ऋषि आंखें चाहते हुए, क्या बोला तू, मिसन ये कौन है। कुणाल कोल्डली अजय को घूरता है। अजय पूरी बात बताते हुए जवाब देता है, नहीं सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। फिर वो उसे पूरी बात बताने लागत है जो पिछले 2 दिनों में हुआ था। ऋषि पूरी बात समझते हुए कहता है, थैंक गॉड तुम दोनों ठीक हो। तो कुछ पता चला क्या। कुणाल बोलता है, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे, पहले होटल चलो। वो सब कार में बैठ जाते हैं और कार आगे चलने लगती है, लेकिन ऋषि काफी क्यूरियस था लड़की के बारे में जानने के लिए। तभी ऋषि पूछता है, कुणाल क्या तूने उस लड़की का चेहरा देखा था। नहीं। क्या यार तूने ध्यान नहीं दिया, अब उसे ब्रेसलेट देगा तब ध्यान से देख लेना, और मैं तो बोलता हूँ तू ब्लाइंड डेट फिक्स कर ले उसके साथ, मेरी गट फीलिंग कहती है वो तेरे लिए ही बनी है, तभी तो इतना फिल्मी सीन तेरे साथ हो गया। और इससे आगे वो कुछ और बोलता। कुणाल उसे घूर कर देखते हुए बोलता है, क्या तू नहीं जानता कि डेट करने और रिश्ते बनाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तू जानता है कि मैं बस अपनी एक सादी जिंदगी जीना चाहता हूँ, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि मैं कपूर फैमिली का फ्यूचर हेड हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता, लेकिन मैं खुद के ऊपर फैमिली का प्रेशर तो कम कर सकता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मुझसे शादी करती है, मैं बस अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, वरना मैं ऐसे ही खुश हूँ। ऋषि अपने मन में, हाँ पता है कि तू कितना खुश है मुझसे अच्छी तरह तुझे कौन जान सकता है कि तू कितना अकेला है। मैं तो बस इतना ही मांग सकता हूँ भगवान से कि तुझे कोई ऐसा मिले जो तुझे ये सिखाए कि जिंदगी जीने और काटने में बहुत फासला होता है। कुणाल, जानता हूँ ये सब, लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना, इश्क पर किसी का जोर नहीं चलता। जब तुझे तेरे टक्कर की लड़की मिलेगी ना, और कब वो तेरी दुनिया बन जाएगी, यू नेवर नो। और जब किसी को प्यार होता है ना, तो फैमिली क्या वो इंसान दुनिया से लड़ सकता है सिर्फ अपने प्यार के लिए। मुझे उस दिन का इंतजार है जब तू मुझसे कहेगा कि तू सही था, मुझे सच में प्यार हो गया है। उसकी ऐसी बातें सुनकर कुणाल हंसने लगता है और बोलता है, ऋषि तू आजकल लव स्टोरी कम देखा कर। उसकी बातें सुनकर ऋषि हंसता है और बोलता है, ये वक्त बताएगा कि ये कहानी है या सच। कुणाल कुछ नहीं बोलता, बस उसे कार को बीच पर चलने के लिए कहता है। लाइब्रेरी। दूसरी तरफ नायरा पिछले 2 दिनों से बुक्स ही पढ़ रही थी और रात होते ही बीच पर आ जाती क्योंकि उसे वहां अलग ही सुकून मिलता था। आज भी वो बीच के किनारे बैठी थी और समुद्र की लहरों को देख रही थी। फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी माँ को याद करने लगती है। कुणाल भी बीच के दूसरी तरफ अपनी कार पर सर टिकाए बैठा था। उसे अकेले रहना था, इसलिए उसने ऋषि और अजय को होटल भेज दिया। भले ही वो ऐसा दिखाता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका दिल ही जानता है कि वो अकेलेपन से अंदर ही अंदर घुट रहा है। वो ऋषि की कही हुई बातों के बारे में सोचता,
क्या सच में प्यार में इतनी ताकत होती है? लेकिन जहाँ तक मैंने देखा और सुना है, प्यार सिर्फ कमजोरी है, एक मजबूरी जिसमें इंसान इतना बेबस होता है कि वो अपना सब कुछ भूल जाए। तभी उसे बांसुरी की आवाज आती है। कुणाल अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखता है, तभी उसे एक लड़की की परछाई समुद्र के पास खड़ी दिखती है। उस साई को देख कुणाल की धड़कनें तेज हो जाती है, जैसे उसके दिल ने किसी को पहचान लिया हो, लेकिन अब दिल सिर्फ जोरों से धड़क सकता है। कुणाल को खुद ही पहचानना पड़ेगा अपने दिल के जज्बात को। उसके पैर अपने आप उस लड़की की तरफ खिंचे जाते हैं। उस धुन में बहुत दर्द है, लेकिन एक सुकून उसकी आवाज में कुणाल को महसूस होता है। वो धुन किसी की तड़प, किसी का इंतजार बयान कर रही है, लेकिन उसे हिम्मत से जीना भी सिखा रही है। कुणाल देखता है एक लड़की जिसके बाल हवा में लहरा रहे हैं और चांद की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही है, जिसमें वो एक पेंटिंग से निकली अप्सरा लग रही है, जिसके होंठों पर बांसुरी सजी है, आंखें बंद है, लेकिन उसकी मनमोहक छवि को भूलना बहुत मुश्किल है। कुणाल के दिल की धड़कन एक पल के लिए थम सी गई थी, लेकिन बारिश ने उसे याद दिलाया कि कब से वो खड़ा होकर उस खूबसूरत महिला को देख रहा है। कुणाल को तो एहसास नहीं था कि वो कब से अपनी आंखों में चमक लिए नायरा को निहारे जा रहा था। तभी उसकी नजर लड़की की कलाई पर जाकर अटक जाती है और वो अपने जेब से ब्रेसलेट निकालकर देखने लगता है। फिर वो खुद से कहता है, ये तो वही है जिसका ब्रेसलेट मेरे पास है। फिर वो सोचता है, अभी दे देता हूँ। जैसे ही वो सामने देखता है, लड़की गायब होती है। वो समझ नहीं पाता कि अभी तो यहाँ थी, अचानक कहाँ गायब हो गई। फिर वो कुछ सोचकर कार में बैठकर होटल गैलेक्सी के लिए निकल पड़ता। आपने देखा कि नायरा को देखने में कुणाल अपने ख्यालों में खो जाता है, और जब दोबारा देखता है तो नायरा नजर नहीं आती और वो भी ब्रेसलेट को रख कर अपनी कार में बैठ के होटल जाने लगता है। अब आगे नायरा रास्ते पर चलती जा रही थी। वो भीग चुकी थी। आज उसने एक व्हाइट रफल ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी। उसमें वो बहुत प्रिटी लग रही थी। अभी भी बारिश हो रही थी और वो बहुत खुशी महसूस कर रही है। हो भी क्यों ना, ये पहली बार है जब वो बारिश में भीगी है और इतने करीब से फील कर पा रही है। उसे खुद पता नहीं चला कब वो बारिश में इतनी खो गई कि अपनी बाहों को खोलकर ठंडी बूंदों को फील करने लगती है। कब उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और अपने हाथों में पानी लेकर गोल घूमने लगी। उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी स्माइल किसी को अपना दीवाना बना रही है तो किसी को प्यार करना सिखा रही है। वो दोनों शख्स उसमें खो गए थे। नायरा उन्हें नहीं देख सकती थी क्योंकि वहां बहुत अंधेरा था और वो वैसे भी बारिश में खोई हुई थी। कुणाल जो नायरा को देख रहा था उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उसे कई सालों बाद बहुत खुशी हो रही है, लेकिन क्यों वो ये समझ नहीं पा रहा था। वो बस अपनी कार को पेड़ के पास लगाकर एकटक उस परी को देख रहा था जो इस दुनिया से अलग अपनी दुनिया में खोई हुई है। बारिश के बंद होते ही नायरा को होश आता है। वो फिर से शांत हो जाती है और अपने रास्ते चलने लगती है। वहीं दूसरी कार में बैठा शख्स तो उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसे कोई कोहिनूर मिल गया हो। वो एक मिस्टीरियस स्माइल करते हुए खुद से कहता है, आज मेरी किस्मत मुझ पर बड़ी मेहरबान है। मुझे तो दुनिया की सबसे नायाब चीज मिल गई। और एक भयानक हंसी हंसने लगता है। अभी मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता मेरी हूर की परी, लेकिन बहुत जल्द मुलाकात होगी, इंतजार करना। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है, बॉस हमें जाना होगा, अभी इंडिया हमारे लिए सेफ नहीं है। अनजान शख्स कोल्डली उसे देखते हुए, मुझे मत सिखाओ क्या करना है, और हाँ, अभी जो लड़की थी उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो और किसी को उस पर नजर रखने को कहो। असिस्टेंट, एस बॉस, मैं इसके लिए हमारे एक्सपर्ट्स को बोल देता हूँ। और वो कार अंधेरे में गायब हो गई। उन्हें ये नहीं पता था कि कुणाल भी वहां है और उसने उनकी कार को नोटिस कर लिया था और उसने भी किसी को फोन लगाया और उस कार का पीछा करने को कहा। होटल गैलेक्सी। नायरा 10 बजे तक होटल आ जाती है और कपड़े चेंज करके नीचे होटल के डाइनिंग में खाने का सोचती है। उसने अभी क्रेप की फ्लोरल ड्रेस पहनी हुई थी और नीचे जाने के लिए लिफ्ट का वेट कर रही थी। तभी वो देखती है लिफ्ट को टाइम लगेगा तो वो स्टेयर से जाने लगती है। कुणाल भी होटल आ गया था और सीधे अपने रूम की तरफ जाने लगता है कि उसे सीढ़ियों से वही बारिश वाली लड़की आती हुई दिखती है। वो उसके पास जा ही रहा होता है कि उसे ऋषि और अजय की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है कि दोनों उसे ही घूर रहे हैं जैसे पहली बार उसे देख रहे हैं। कुणाल शांत लहजे में पूछता है, एनी प्रॉब्लम? ऋषि एकदम से उसके पास आते हुए, ओए तू बारिश में भीग कर आया है, और अजीब नजरों से उसे देखने लगता है। उसका सवाल सुन कुणाल समझ जाता है ये दोनों उसे ऐसे क्यों घूर रहे हैं। वो उनके सवाल को अवॉइड करते हुए बोलता है, मैं अभी चेंज करके आता हूँ, आज हम होटल के हॉल में डिनर करेंगे। इतना बोलकर अपने रूम की तरफ जाता है।
उसकी होटल में एक प्राइवेट लिफ्ट है जो सिर्फ वो इस्तेमाल करता है या उसका दोस्त ऋषि और असिस्टेंट अजय। वो दोनों भी जाकर टेबल पर बैठकर कुणाल का वेट करने लगते हैं। वही कोने की टेबल पर नायरा ऑर्डर देती है और फोन में कुछ करने लगती है। नायरा किसी को फोन करते हुए बोलती है, हेलो एलिना, मैंने तुम्हें जो करने के लिए कहा था वो हुआ कि नहीं? ऑल सेट बॉस, बस में भी कल की फ्लाइट से इंडिया आ जाओगी और काम भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। वेल डन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और हाँ, मेरे लिए यहाँ एक अपार्टमेंट देखो, मैं और होटल में नहीं रह सकती। मैम, आपकी मॉम का पहले से ही एक अपार्टमेंट है जो उन्होंने आपके लिए बनवाया था। ग्रीनलैंड कॉम्प्लेक्स में मोरपंख विला आपके लिए पहले से ही रेडी करा दिया है मैंने, आप कल जाकर शिफ्ट हो सकती है। गुड जॉब आलिया। थैंक यू मैम। मैम, आपने आगे क्या सोचा है? आप अपने पापा से मिली? नायरा, अभी सही समय नहीं आया है उनसे मिलने का, मैं उनसे मिलूंगी, उससे पहले मुझे आने वाले मेडिसिन और डिफेंस टेक्नोलॉजी के कंपटीशन को जीतना होगा। तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी और मेरे अलग कुछ प्लान्स है। वैसे भी मैं जानती हूँ कि मेरे पापा कौन है। और कहा है यू डोंट वरी, उन तक जाने का रास्ता भी मुझे मिल गया है। और वो अपनी तिरछी नजर से आते हुए कुणाल को देखने लगती है।